नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीटी एग्ज़ाम 2024 से संबंधित हमारी 2000 प्रश्नों की 10वीं क्लास में। तो आज की 10वीं क्लास होने वाली है। तो ये क्लास हमारे पटवारी, पशु परिचर और सीईटी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो राजस्थान जीके से संबंधित हम 2000 प्रश्नों की सीरीज में आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के 30 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न करेक्ट होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और आंसर भी साथ में कमेंट करते जाना। बात करते हैं आज की क्लास की और शुरू करते हैं इससे पहले प्रश्न से। तो नेक्स्ट पहला प्रश्न क्या है? 241वां प्रश्न। तो हमने 241वें प्रश्न से शुरुआत की है। तो 241वें प्रश्न में बात करते हैं अपने इसकी रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है। रूपायन संस्थान की बात करते हैं। रूपायन संस्थान कहाँ स्थित है? बदनौर, बोरुंदा, बगरू, बूंदी। तो रूपायन संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? रूपायन संस्थान सबसे पहले बात करते हैं। रूपायन संस्थान हमारे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बोरुंदा में स्थित है। कहाँ पर? बोरुंदा में। बोरुंदा में स्थित है। इसके अलावा बात करें तो ये जो है ये बोरुंदा कहाँ पर है? जोधपुर में। जोधपुर में स्थित है बोरुंदा। और बात करें इसकी रूपायन संस्थान की, तो इसके संस्थापक कौन थे? तो कोमल कोठारी, कोमल कोठारी और विजयदान देता देता ये इसके संस्थापक में आते हैं। और इसकी संस्थापना कब की गई? 1959 में ये इसकी संस्थापना की गई। ये हमारे पूरी रूपायन संस्थान की पूरी बात हो गई। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला है हमारे कौन सा? बात करते हैं कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। यानी कन्यावध जो है उसको गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी? झालावाड़, जयपुर, शाहपुरा, कोटा। तो कन्यावध को गैर कानूनी किस रियासत ने सर्वप्रथम किया था? तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कोटा रियासत ने। सर्वप्रथम कन्यावध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत थी कोटा रियासत। सॉरी। 243वें प्रश्न की बात करते हैं। 243वां प्रश्न क्या है हमारा? चीर पोट्री क्या है? जो चीर की पोट्री है वो क्या है? साड़ी, पगड़ी, जूती, घर। तो चीर पटोरी क्या है? एक प्रकार की साड़ी है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, साड़ी है एक प्रकार की चीर पटोरी। अगला प्रश्न 244वां प्रश्न। 244वें प्रश्न की बात करते हैं। मुर्की आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? जो मुर्की आभूषण है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? तो बात करते हैं मुर्की आभूषण की। नाक नहीं है, ये नाक है। नाक में पहना जाता है, कान में पहना जाता है, गर्दन में पहना जाता है या सिर में पहना जाता है? तो मुर्गी आभूषण जो है वो शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कान में। मुर्गी मुर्गी आभूषण है, कान का आभूषण है मुर्गी आभूषण। अगली बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे कौन सा? तो अगला है हेलरू संस्था संबंध है। हेलरू संस्था जो है उसका संबंध किससे है? ग्रासीय जनजाति से, सहरिया जनजाति से, भील जनजाति से, मीणा जनजाति से। तो हेलरू संस्था का संबंध किस जनजाति से है? ग्रासीय जनजाति से। ग्रासीय जनजाति से। तो ग्रासीय जनजाति की यह एक प्रकार की किस प्रकार की संस्था है? तो ये ग्रासीय जनजाति की सहकारी संस्था है। सहकारी संस्था है जो किस प्रकार के फैसले लेती है? तो विवाह से संबंधित या फिर तलाक से संबंधित फैसले हेलरू संस्था लेती है, जो कि सहकारी संस्था है, सामाजिक कार्य करती हैं। अगला प्रश्न 246वां प्रश्न। तो 246वां प्रश्न क्या है इसमें? तो सर्वप्रथम चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया था? तो अगला प्रश्न है हमारा 246वां प्रश्न। चित्तौड़ को मेवाड़ की राजधानी किसने बनाया था सर्वप्रथम? बप्पा रावल ने, चैत्र सिंह ने, अल्लट ने, रत्न सिंह ने। तो चित्तौड़ को सर्वप्रथम मेवाड़ की राजधानी है जो पहले तो हम बात करते हैं सबसे पहले मेवाड़ की राजधानियों क्रम। तो सबसे पहले मेवाड़ की राजधानी थी कौन सी? तो नागदा। नागदा राजधानी थी। उसके बाद आहड़ को उप राजधानी बनाया गया। उसके बाद उदयपुर सॉरी चित्तौड़ को राजधानी बनाया गया। तो बात करते हैं सबसे पहले नागदा। नागदा किसने बनाया था? तो जब जब मेवाड़ में जो शासन हुआ था कुहिल वंशों का, तो गुहादित्य ने जब शासन की शुरुआत की थी उस समय नागदा राजधानी थी। उसके बाद जो है आहड़, आहड़ राजधानी कब बनी? तो आहड़ जो बप्पा रावल के समय नागदा थी। ये भी आपको याद रखना है, बप्पा रावल के समय भी नागदा थी। बप्पा रावल ने यहाँ पर एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया था। एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया था। उसके बाद आहड़, आहड़ को उप राजधानी अल्लू रावल ने बनाया। अल्लू रावल या फिर जिसे हम क्या कहते हैं अल्लट, अल्लट द्वारा
किसे उपराजधानी बनाया गया? आहड़ को उपराजधानी बनाया गया। उसके बाद चित्तौड़, चित्तौड़ को राजधानी हमारे चैत्र सिंह ने बनाया था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चैत्र सिंह। चैत्र सिंह द्वारा 1227 का जो युद्ध हुआ था, 1227 के युद्ध की विजय के बाद चैत्र सिंह ने चित्तौड़ को राजधानी बनाया था। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 247वां प्रश्न, 247वां प्रश्न है, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो गणेश्वर सभ्यता बनास नदी, कोठारी नदी, कांतली नदी, घग्गर नदी। तो गणेश्वर सभ्यता जो है जिसे क्या कहते हैं, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो ये जो सभ्यता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ये किस नदी के किनारे विकसित है? तो स्थित है कांटली या फिर कांतली नदी, कांटली या फिर कांतली नदी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कांटली या फिर कांतली नदी। और बात करें इसकी, तो ये जो है गणेश्वर सभ्यता किस जिले में? नीम का थाना जिला, नीम का थाना जिला, यहाँ पर स्थित है। कौन सी सभ्यता? तो ये हो जाएगी हमारी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता के बारे में हमने पिछले क्लास में बात की और सभ्यताओं की क्लास में हम इसकी बात करेंगे। तो बात करते हैं अगली। तो इसके बाद 248वां प्रश्न, 248वां प्रश्न क्या है? तो 248वां प्रश्न है, इजलास खास की स्थापना कब किसने की गई थी? महाराजा बन्ने सिंह, महाराजा सज्जन सिंह, महाराजा अजीत सिंह और राणा भगवंत सिंह। तो इजलास खास की स्थापना किसने की, किसके द्वारा की गई? महाराजा सज्जन सिंह। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, महाराजा सज्जन सिंह द्वारा सन 1877 में, सन 1877 में इजलास खास की स्थापना की गई उदयपुर में। तो इसके अलावा बात करें, ये तो इजलास खास हो गई, इजलास खास हो गई। इसके अलावा मतलब की बात करें तो अपने सज्जन सिंह द्वारा एक मतलब कि यहाँ पर 1883 में, 1883 में एक मतलब कि इनके द्वारा एक न्यायालय की स्थापना की गई। और शंभू सिंह द्वारा, यहाँ के शासक शंभू सिंह था, शंभू सिंह द्वारा महकमा खास की स्थापना, महकमा खास की स्थापना की गई। महकमा खास की स्थापना सन कब की गई? 1889 के लमसम, सन 1889 के लमसम की गई महकमा खास की स्थापना शंभू सिंह द्वारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, 249वां प्रश्न, 249वां प्रश्न है हमारा। तो रोटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? 249वां प्रश्न है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? उमा दे, रूपा दे, हंसा देबाई, चौदा बाई। तो रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है हमारी उमा दे पटियानी, उमा दे पटियानी। पटियानी पाटी राजवंश की राजकुमारी थी उमा दे, जिसकी शादी किससे हुई थी? राव मालदेव से। जोधपुर के शासक राव मालदेव थे, उनसे इनकी शादी हुई थी। परंतु आप सभी को पता ही होगा, बारमली जो दासी थी उसके कारण उमादेव भटियानी जो थी वो मतलब कि रूठ कर कहाँ चली गई थी? मतलब कि अजमेर चली गई थी। और आजीवन अजमेर जो दुर्ग था, अजमेर का तारागढ़ दुर्ग था, वहीं पर रही थी। कौन सा दुर्ग? तारागढ़ दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग अजमेर में रही थी। इसे उमादेव को रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न 250वां प्रश्न, 250वां प्रश्न है, राव राय सिंह को राजपुताने का करण, ये उपाधि जो है वो किसने कहा था? यानी ये उपाधि किसके द्वारा दी गई? बिट्टू सूजा, मुंशी देवी प्रसाद, चिंतामणि भट्ट, गंगानंद मिट्ठल। तो राव राय सिंह जो थे उनको राजपुताने का कर्ण ये उपाधि किसके द्वारा दी गई? मुंशी देवी प्रसाद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मुंशी देवी प्रसाद द्वारा इनको उपाधि दी गई। कौन सी? राजपुताने का कर्ण। इसके अलावा बात करें कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण, कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? राव लूणकरण को, राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा 251वां प्रश्न, 12 कोटड़ी के नाम से जाने कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? 12 कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य? आमेर, भीनमाल, सिरोही, कोटा। तो 12 कोटड़ी के नाम से किसे जाना जाता है? आमेर को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आमेर को 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। जो पृथ्वीराज था, एक पृथ्वीराज एक शासक था यहाँ पर, उसने अपने मतलब कि सोए पृथ्वीराज था, उसने अपने मतलब कि जो राज्य था, कौन सा राज्य? आमेर, आमेर को अपने 12 पुत्रों में, 12 पुत्रों में 12 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 12 भागों में बांटा बांटा था। इसी कारण से 12 कोटड़ी विभाजन भी कहते हैं, आमेर से संबंधित है 12 कोटड़ी, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगली बात करते हैं 252वें प्रश्न की। 252वां प्रश्न क्या है? तो दो 252वां प्रश्न है, जयपुर में अल्बर्ट हॉल, जो अल्बर्ट हॉल है उसका उद्घाटन किसके शासनकाल में हुआ? तो जयपुर में जो अल्बर्ट है हॉल है उसका उद्घाटन राम सिंह द्वितीय,
माधव सिंह द्वितीय, सॉरी मान सिंह द्वितीय, जय सिंह तृतीय। तो अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किसके समय हुआ? राम सिंह द्वितीय के समय। राम सिंह द्वितीय के समय किसका? अल्बर्ट हॉल का। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 253वें प्रश्न की। 253वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण जो थे, उन्होंने किस रावत के सामंत के यहाँ शरण ली थी? केसरी सिंह, चौधरी सिंह, रणजीत सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो 1857 के विद्रोह के समय भीमजी चारण जो थे, उन्होंने किस के सामंत के यहाँ शरण ली थी? तो जोध सिंह। कोठरिया का सामंत था जोध सिंह। कोठरिया का सामंत था जोध सिंह। तो बात करते हैं भीमजी चारण। भीमजी चारण जो थे कुशाल सिंह चंपावत, जो कुशाल सिंह चंपावत से उनका मतलब कि क्या था? तो उनका सहयोगी था, उनका खास सहयोगी था। इन दोनों को शरण, कुशाल सिंह चंपावत और भीमजी चारण को शरण सलूमर के केसरी सिंह और जो कोठरिया के सामंत जोध सिंह थे, उन्होंने इन दोनों को शरण दी थी। ये सलूमर का था, इन दोनों ने शरण दी थी। इनके बारे में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके अलावा जो मतलब कि कुशाल सिंह चंपावत थे, उनके ऐसे अन्य साथी की बात करें तो अन्य साथी एक तो पृथ्वी सिंह लांबिया, किशन सिंह गुल्लर, अजीत सिंह अलनियावास, इसके अलावा प्रेमचंद आदि इनके मतलब कि और सहयोगी थे। अगला प्रश्न 254वां प्रश्न। 254वां प्रश्न, कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि किसको प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ, पृथ्वीराज चौहान, अर्णोराज, अजयराज। तो कवि बांधव की उपाधि किसे प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कवि बांधव की उपाधि उपाधि प्राप्त थी विग्रहराज चतुर्थ को। इसको क्या कहते हैं? बिसल देव। बिसल देव भी कहा जाता था, बिसल देव कहा जाता था। अगला प्रश्न 255वां प्रश्न। 255वां प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कोटा में क्रांतिकारी नेता कौन था? 1857 क्रांति का नेता कौन था कोटा में? नवी सैराग, कुशल सिंह, हीरालाल, मेहराब खां। तो 1857 क्रांति के समय मतलब कि कोटा का नेता कौन था? कोटा का नेता कौन था? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, मेहराब खां। मैं जयदयाल या जयदयाल और मेहराब खां ये मुख्य नेता थे, मुख्य नेता। इनके अलावा अन्य नेता की बात करें तो जियालाल और रतनलाल, ये दो नेता का नाम और आपको याद रखना है, जियालाल और रतनलाल। ये दो नेता और मतलब कि 1857 क्रांति में जयपुर से सॉरी कोटा से संबंधित थे। अगला प्रश्न 256वां प्रश्न। 256वां प्रश्न है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से था? जो बिंदुलाल भट्टाचार्य था, इस आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बेगू किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, डाबी किसान आंदोलन। तो जो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था, इसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित तीन आयोग थे। सबसे पहले बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग 1919 में आया। इसके बाद राज सिंह बेदला आयोग, राज सिंह बेदला आयोग 1920 में आया। उसके बाद वो जो रॉबर्ट हॉलैंड था, उसके नेतृत्व में 1922 में तीसरा आयोग आया। सबसे पहले 1919 में ये रियासत द्वारा भेजा गया मतलब कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग था। इसके सदस्य दो और थे, एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य और एक कौन थे? अमर सिंह। अमर सिंह, अमर सिंह और एक और कौन थे? तो अफजल अली, अफजल अली, ये इसके एक और सदस्य थे। तो दोनों सदस्य हो गए। राज सिंह बेदला आयोग में भी तीन सदस्य थे, एक तो राज सिंह और दूसरा कौन थे? रमाकांत मालवीय और एक कौन थे? तख्त सिंह। तीन सदस्य थे। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है 257वां प्रश्न। 257वां प्रश्न है, नीमू चन्ना किसान आंदोलन हत्याकांड किस रियासत से संबंधित है? भरतपुर, जैसलमेर, अलवर, बूंदी। तो नीमू चन्ना किसान आंदोलन किस हत्याकांड से संबंधित है? ये हो जाएगा नीमूचना जो है वो अलवर से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अलवर से संबंधित है नीमूचना। और ये नीमूचना हत्याकांड कब हुआ? 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को हुआ। नीमूचना हत्याकांड के बारे में महात्मा गांधी ने, जो यंग इंडिया पत्रकार है, यंग इंडिया पत्रकारिता है, उसमें क्या कहा था? यह दोहरी डायर सही है, दोहरी डायर सही है, ये इसके बारे में कथन कहा था यंग इंडिया में महात्मा गांधी द्वारा। तो बात करते हैं अगले प्रश्न की, 258वां प्रश्न। 258वां प्रश्न है, तनसुख दयाल मित्तल। तनसुख दयाल मित्तल जो है, उनका संबंध किस प्रजामंडल से था? तनसुख दयाल मित्तल झालावाड़ प्रजामंडल, कोटा प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल और कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। तो तनसुख दयाल मित्तल का संबंध किस प्रजामंडल से था? सबसे पहले बात करते हैं कोटा प्रजामंडल से संबंधित। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 1939 के कोटा प्रजामंडल से संबंधित थे। 1934 में जब कोटा भारतीय प्रजामंडल का
गठन हुआ उस समय भी तनसुख दयाल मित्तल वहाँ के सदस्य थे। 1939 में फिर से कोटा प्रजामंडल का गठन हुआ, उसमें नैनूराम शर्मा, इसके अलावा एक थे अभिन्न हरि, और कौन थे, तो इसके अलावा थे हमारे तनसुख दयाल मित्तल, तीनों थे मुख्य नेता। अगला प्रश्न 259वां प्रश्न। 259वां प्रश्न क्या है, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? करौली, दौसा, नीम का थाना, खेतड़ी। तो जयपुर जो राज्य सुधार समिति है उसका गठन किस मतलब कि स्थान पर हुआ? बात करते हैं जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, इसका गठन हुआ था 1944 में। किस स्थान पर हुआ? नीम का थाना में। नीम का थाना में जो है वो सभा हो रही थी किसकी? मीणाओं की। तो उसमें जो है वो चीन मुनि मुनि मगन सागर, चीन मुनि मगन सागर जो थे उनके द्वारा मीणा जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष अध्यक्ष किसे बनाया गया? अध्यक्ष जो थे वो किसे बनाया गया? बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा को इसके अध्यक्ष बनाया गया और राजेंद्र कुमार को इसके उपाध्यक्ष बनाया गया। अगला प्रश्न 260वां प्रश्न। 260वां प्रश्न है, चाबालीपुर किस शहर का पुराना नाम था? चाबालीपुर था वो किस शहर का पुराना नाम था? जालोर, सिरोही, बूंदी, जैसलमेर। तो चाबालीपुर जो था वो किस शहर का पुराना नाम था? ये हमारे था जालोर का। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, जालोर का था। और ये किसमें दिया हुआ है? ये हमारे दिया हुआ है किसमें? तो बिजोलिया शिलालेख में, जो सोमेश्वर के समय का बिजोलिया शिलालेख है, बिजोलिया शिलालेख इसमें दिया हुआ है। और बिजोलिया शिलालेख किस वर्ष का है? 1570 का है। 1570 का है कौन सा? बिजोलिया शिलालेख। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है? बरखान क्या है? 261वां प्रश्न है, बरखान क्या है? पहाड़ियाँ, झील, रेत के टीले, डेल्टा। तो हमारी जगह है बरखान। बरखान क्या है? तो बरखान है हमारे रेत के टीले, जो अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं, अर्धचंद्राकार रेत के टीले, उन्हें क्या कहता है? बरखान कहा जाता है। और ये सर्वाधिक कहाँ पर है? पालेरी गांव चूरू में। पालेरी गांव चूरू में सर्वाधिक है। और इसकी बात करें बरखान की, तो बरखान ये सबसे ज़्यादा सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। नुकसानदायक होते हैं, सर्वाधिक नुकसानदायक रेत के टीले होते हैं। ये प्रश्न भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न 262वां प्रश्न। 262वां प्रश्न, कौन सा युग्म सुमेलित है? बांगर, बूंदी, वागड़, बांसवाड़ा, पाकर, सीकर, गिरवा, डूंगरपुर। तो बात करें कौन सा सुमेलित है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वागड़। डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को, डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र को वागड़ कहा जाता है। गिरवा जो है वो उदयपुर के पास, उदयपुर के पास तेज ढलान वाली तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ, तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ जो किस प्रकार की हैं? तेज ढलान वाली। और भाकर कहाँ पर है? सिरोही में है। अगले बात करते हैं बांगर। बांगर जो होती हैं वो मतलब कि अनुपजाऊ भूमि, अन उपजाऊ भूमि को कहते हैं, अनुपजाऊ भूमि को कहा जाता है बांगर। अगला प्रश्न 263वां प्रश्न। 263वां प्रश्न है, किस नदी को वागड़ एवं कांठल की गंगा कहते हैं? वागड़ एवं कांठल की गंगा किसे कहते हैं? बनास, चंबल, माही, लूनी। तो किस नदी को वागड़ या कांठल की गंगा कहते हैं? तो ये हो जाएगा वागड़ या कांठल की गंगा कहते हैं हमारे माही नदी को। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, माही नदी को वागड़ या कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, आदिवासियों की गंगा, और क्या कहते हैं? उल्टे यू आकार की बहने वाली नदी कहते हैं। अगला प्रश्न 264वां प्रश्न। 264वां प्रश्न क्या है? राजस्थान की किस झील में भारत नदी स्थित है? राजस्थान की कौन सी झील है जिसमें भारत नदी स्थित? आना सागर, सांबर, कायलाना, पचभद्रा। भारत नदी झील जो है, भारत नदी झील किसे कहते हैं? भारत नदी कहाँ स्थित है? आना सागर झील में। ये कहाँ पर है? अजमेर में। आना सागर झील अजमेर में है, भारत नदी स्थित है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? अर्णोराज द्वारा, अर्णोराज द्वारा करवाया गया। और बात करें इसकी, तो इसका निर्माण जो है कब करवाया गया? 1133 से 37 के बीच में, 1137 के बीच में इसका निर्माण करवाया गया। और किसके लिए करवाया गया? तुर्कों के से युद्ध किया था, उसके बाद जो तुर्कों से विजय के उपलक्ष्य में अर्णोराज द्वारा यह अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न, बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष पूर्ण हुआ? बीसलपुर बांध जो है वो किस वर्ष पूर्ण हुआ? 1992, 1995, 1999, 2001।
बिशनपुर बांध किस नदी पर है? बनास नदी पर। तो बिशनपुर बांध जो है बनास नदी पर है, सबसे लंबा बांध, सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध है। और इसकी बात करें तो 1999 में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1999 में इसका निर्माण पूर्ण हुआ, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न 266वां प्रश्न। तो 266वां प्रश्न क्या है, बात करते हैं 266वें प्रश्न की। 266वां प्रश्न है, राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? सूखा और अकाल, सेम, बाढ़, फ्लोराइड। राजस्थान की बांका पट्टी जो है किस समस्या से ग्रसित है? फ्लोराइड की समस्या से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बांका पट्टी कहाँ पर है? नागौर से अजमेर के बीच में इसका विस्तार है, नागौर से अजमेर के बीच में विस्तार है। अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न क्या है, 267वां प्रश्न। 267वें प्रश्न की बात करते हैं, सिरोज मृदा किस जिले में पाई जाती है? बाड़मेर, झालावाड़, बारां, जयपुर। सिरोज मृदा जो है वो किस जिले में पाई जाती है? जयपुर में। जयपुर में पाई जाती है। कम उपजाऊ मृदा होती है, कम उपजाऊ मृदा होती हैं। और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? मरुस्थलीय रेतीली मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न 268वां प्रश्न। 268वां प्रश्न है, काजरी का गठन कब हुआ? 1956, 1966, 1984, 1959। जो काजरी है ये जो है उसका गठन कब हुआ? 1959 में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1959 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में। इसका पूरा नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम है सेंट्रल सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट इसका पूरा नाम है। और हिंदी में बात करें तो केंद्रीय केंद्रीय सूखा शोध अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान इसका पूरा नाम है। ये इस पूरा नाम पूछा भी गया है कि ये नाम पूछा गया है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये नाम पूछा गया है पिछले साल पेपर में, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न 269वां प्रश्न। 269वां प्रश्न, सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आप आंसर कमेंट कीजिए, तब तक बात करते हैं सीता माता अभ्यारण्य की। सीता माता अभ्यारण्य जो है वो जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? उड़न गिलहरियों के लिए, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध हैं, उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध हैं। और बात करें इसकी तो यहाँ पर सागवान वन पाए जाते हैं, सागवान वन पाए जाते हैं। और बात करें इसकी तो सिरोही में है, चूरू में है, कोटा में है या प्रतापगढ़ में है? तो ये स्थित है हमारे चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ के बीच। चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ दोनों जिलों में फैला हुआ है कौन सा? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। 270वें प्रश्न की बात करते हैं। 270वां प्रश्न है, माही धवल और माही कंचन किसकी किस्में हैं? गेहूँ, मक्का, चावल, कपास। माही धवल और माही कंचन जो है किसकी किस्में हैं? ये मक्का की, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मक्का की किस्में हैं। तो दोस्तों आज ही क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आज ही क्लास में आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए कमेंट करके ज़रूर बताना। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास पर लाइक करें, और भी नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।